अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं लेकिन साथ में आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है और वहां से आपको किराया आता है, तो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। ये आपके सामने आइरिस खुला हुआ है, इसको कैसे खोलना है, कैसे यहाँ तक पहुंचना है, इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, बल्कि 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप वो देख सकते हैं, उनका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए एक ही चीज रिपीट करना मुनासिब नहीं है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएं। यहाँ पे आप अपनी सैलरी से रिलेटेड जो भी फिगर्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे। आपको सैलरी के हवाले से टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल है। टैक्सेबल होने का क्या मतलब है कि अगर आपकी सैलरी एनुअल बेसिस पे 600,000 यानी कि 6 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स कटा होगा और उस टैक्स की डिडक्शन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके ऊपर तमाम चीजें मेंशन्ड होंगी कि जनाब ये साहब है, ये इनका CNIC वगैरह तमाम डिटेल्स उसके ऊपर मेंशन्ड होंगी, और इनकी इतनी टैक्सेबल इनकम थी, यानी कि सैलरी इतनी टैक्सेबल थी, उसके ऊपर इतना टैक्स डिडक्ट किया है हमने और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा चुके हैं। हम फिगर ले लेते हैं सैलरी का जनाब, 15 लाख रुपए। एक बंदा, उसकी सैलरी है 15 लाख रुपए। कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें चेक करना है कि सिस्टम हमारा कितना टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। 15 लाख की सैलरी इनकम है हमारी। अब ये यही टोटल इनकम है और यही टैक्सेबल इनकम है। इसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है? 75,000। कैसे पता चलेगा कि ये टैक्स कितना लग रहा है? हमें इसके लिए जाना पड़ेगा टैक्स रेट्स की तरफ। ये देखिएगा सैलरी के टैक्स रेट्स हैं। 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 6 से 12 तक 5% का, और 12 लाख रुपए से ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर 15% लग जाएगा। 12 लाख तक सीधा सीधा 30,000 है। उससे ऊपर अमाउंट 3 लाख के ऊपर 15% है, वो बनेगा 45। 45 प्लस 30 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 75,000 रुपीज बन जाएंगे। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप डिटेल में इन चीजों को करना चाहें, सीखना चाहें कि ये फिगर्स क्या हैं, ये कहाँ पे क्या लिखना, तो आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि आपकी पूरे साल की बेसिक सैलरी कितनी थी, आपके अलाउंसेस कितने थे, उसके अंदर मेडिकल अलाउंस कितना था, फिर उसको एग्जाम्प्ट में लिखेंगे, देन एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट है या वैल्यू ऑफ परकेजेट्स है, उसके अंदर तमाम चीजें मेंशन होंगी। ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके लिए टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मोर देन इनफ होता है। क्योंकि अगर आप सैलरी स्लिप्स की तरफ जाएंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, चीजें आपको परेशान करेंगी। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अपनी इनकम रिपोर्ट कर दें, उसके ऊपर जो टैक्स कटा हुआ है वो रिपोर्ट कर दें। अगर कुछ डिफरेंशियल टैक्स आता है, कुछ इंक्रीमेंटल या एडिशनल टैक्स कैलकुलेट होता है, वो हम पे कर दें। सिर्फ इतना पर्पस है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी यानी कि रेंटल इनकम, यहाँ पे आना है रिसीट्स और डिडक्शंस पे। यहाँ पे आपने अपना रेंट लिखना है, जितना भी आपका रेंट है। लेट सपोज पूरे साल में आपने 375,000 रुपीज का रेंट कलेक्ट किया। अब ये आपका रेंट था जो आपने रिसीव किया था, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसी डिडक्शन है जो सिस्टम आपको खुद अलाउ कर देता है। वो है रिपेयर और मेंटेनेंस का एक अलाउंस। आपका जो भी रेंट होता है उसका 1/5 आपको वो अलाउ करता है। 1/5 का मतलब है 20% ऑफ रेंट रिसीव्ड। इसके ऊपर आप 20% लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 75,000 रुपीज बनता है। अब ये मैंने नहीं लिखा, ये सिस्टम ने खुद कैलकुलेट किया। इसको आप ना कम कर सकते हैं ना इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता, ये एडिटेबल नहीं है। ये आप कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे। अगर आपका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा पूरे साल में आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर इससे ज्यादा हुआ, फिर भी आपको इतना ही अलाउ किया जाएगा। अगर 1 रुपया भी नहीं हुआ या इससे कम हुआ, फिर भी इतना ही अलाउ करेगा सिस्टम। अब यहाँ पे नीचे इसका, बल्कि ऊपर आपको फिगर देखने को मिलेगा कि जो रेंटल इनकम है उसमें वो टैक्सेबल किसको कंसिडर कर रहा है, किसके ऊपर टैक्स लगाएगा? 3 लाख रुपए को। 3 लाख रुपए को वो टैक्सेशन पर्पज के लिए कंसीडर करेगा। इसको सैलरी के अंदर वो ऐड कर देगा सिंपली, और आपने जाके चेक कर लेना है कि इसके ऊपर टैक्स कितना कैलकुलेट हो रहा है। आइए जरा देखते हैं। टोटल इनकम हमारी हो चुकी है 18 लाख रुपए। इसके ऊपर 120,000 रुपीज का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। रेट वही चलेगा, देखिएगा।
हम यहाँ पे 12 लाख से 22 लाख के दरमियान, 12 लाख तक फैसला हो चुका 30,000। 12 लाख से ऊपर जो अमाउंट है 8 लाख की, उसके ऊपर आप 15% लगा दें, वो बनेगा गालिबन एक 20, उसमें ये 30 ऐड कर लें। नहीं, बल्कि टोटल ही एक 20 बना रहा है सिस्टम, बिल्कुल ठीक है जी। 12 लाख तक आपका ये 30,000 रुपये है, और उससे ऊपर जो अमाउंट है वो बनती है 6 लाख रुपए, उसके ऊपर 15%, 90,000 प्लस 30,000, 120 बन जाएगा। आप ये मैन्युअली कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें ताकि चीजें आपको समझ आती रहे। अब ये 120 है, वो कह रहा है ये जमा करवा दें, लेकिन ऐसे नहीं आपने जमा करवाना। जो आपके टैक्सेस एडजस्टेबल हैं उनको आप एडजस्ट करें, उनके एडजस्टमेंट के बाद फिर आप ये लाइबिलिटी जो भी बनती है वो पे करें। सबसे पहले तो आपका सैलरी का टैक्स आ जाता है, एडजस्टेबल पे आएंगे। यहाँ पे आपका सैलरी का टैक्स आपको मिलेगा, आपकी जो भी सैलरी है वो यहाँ पे लिख दें। टैक्सेबल सैलरी कितनी थी आपकी, हमने इस केस में 1.5 मिलियन को एज्यूम किया। टैक्सेस के ऊपर जो कैलकुलेट हो रहा था वो हमें पता होना चाहिए, आई थिंक 75,000 था। चलें जी, ये सैलरी का टैक्स हो गया। उसके बाद जितने टैक्सेस हैं वो भी एडजस्ट कर लें। नॉर्मली क्या होता है, हमारे टेलीफोन और इंटरनेट बिल्स के ऊपर जो है टैक्स कटा होता है, वो हमने एडजस्ट करना है। हम अपना सेल फोन बिल्स या प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, यहाँ पे अपना जो है वो रेफरेंस या कंज्यूमर नंबर यानी कि फोन नंबर लिखेंगे, और जिस कंपनी के आप कस्टमर हैं, जोंग है, यूफोन है, वारिद है, जिसके भी आप कस्टमर हैं उसका नाम लिख देंगे। इसका भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, यूफोन की ऐप से आपको जाके टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके ऊपर लिखा होगा कि जनाब इनका कितना टैक्स कटा है, अमाउंट भी मेंशन होगी, वो अमाउंट भी आपने यहाँ पे जरूर लिखनी है। देन इंटरनेट का वो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस कंपनी के आप कस्टमर हैं वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर वगैरह लिखिए, जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है उसका नाम लिखें, और जो सर्टिफिकेट के ऊपर अमाउंट मेंशन्ड है वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद बहुत सी और चीजें भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पे कैपिटल गेन्स को कंसीडर नहीं कर रहे, हमने कोई प्रॉपर्टी बेची नहीं है। वरना हम प्रॉपर्टी की सेल या परचेज के हवाले से जो टैक्सेस हैं 236 के एंड 236 सी, उनको ले सकते थे, उनको एडजस्ट कर सकते थे। उसके लिए अलग वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और बिजनेस के हवाले से 236 जी और एच बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आप बिजनेस वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बचता है जो कि आजकल काफी देखने को मिलता है, कि एक बंदा पाकिस्तान से बाहर कोई अमाउंट भेज रहा है, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाहर से भी चीजें मंगवाते हैं। तो उसकी जो पेमेंट या सर्विसेज भी लेते हैं सम टाइम हम बाहर से, उसकी जो पेमेंट करते हैं हम थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्ट होता है, और वो भी एडजस्टेबल है, वो भी आप लिख दें। और फिर कंप्यूटेशंस पे आ जाए। अब आप देखिएगा, आपका 120,000 टैक्स बनता था, 83,300 रुपीज ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं। जब आप ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको जमा करवाना है। यहाँ प्रीपेयर PSID पे क्लिक करेंगे, आपकी वो PSID जनरेट कर देगा। फिर आप इजी पैसा, जैज कैश, मोबाइल पे आपकी जो बैंकिंग ऐप है उससे जाके या ATM से जाके पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट कीजिए, और उसके बाद आप आ जाएं वेल स्टेटमेंट पे, रिकॉन्सिलिएशन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। आपकी रिटर्न के मुताबिक जो इनकम आ रही थी टैक्सेबल, वो 18 लाख रुपए थी। कैलकुलेट करें, 18 लाख रुपया ही अनरिकनसाइल्ड में नजर आना शुरू हो जाएगा, कि इतना पैसा आपके पास अवेलेबल है। आपने इसको कैसे यूज किया, कैसे स्पेंड किया, कैसे खर्च किया, वो बता दें। फिर आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के और पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज के। तो चले हम पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपके सारे खर्चे जो है इनकी डिटेल मौजूद है। लेट सपोज
अगर आपकी कोई जगह रेंट पे है, आपने रेंट पे ली हुई है, उसका बताएंगे, लेकिन हमने तो रेंट पे दी हुई है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो रेट और टैक्सेस वगैरह आपके ऊपर इम्पोज हुए, लेट सपोज जितने भी टैक्सेस जो कि एडजस्टेबल नहीं होते, आप कोई भी फिगर आपका ऐसा है वो लिख दें। जो भी आपके टैक्सेस हैं, क्योंकि टैक्सेस आपका पैसा खा जाते हैं, वो पैसे का इस्तेमाल पूछ रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी पूछ रहा है। व्हीकल रनिंग और मेंटेनेंस, ये सारी डिटेल्स आपने बतानी है। आपके पास गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, उसको आप चलाते हैं, फ्यूल कंज्यूम करते हैं और उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, उसका पूरे साल का खर्चा आपने बताना है। ट्रेवलिंग का खर्चा, घूमते फिरते हैं बस के सफर से, या कोई हवाई सफर करते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं। देन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा है पूरे साल का, गैस का है, वाटर का है। इसी तरह सोन, टेलीफोन का है। मेडिकल है, बंदा बीमार भी हो जाता है। बच्चों की एजुकेशन का है। कैलकुलेट कर दें इसको। देन आगे फंक्शंस, गैदरिंग्स, ज़कात, खैरात, सदका, तियात, तमाम चीजें आपने रिपोर्ट करनी है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मौजूद है। लेकिन आप देखें कि आपके 567,000 के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और बाकी आप अपने घरेलू अखराजात जो डेली के होते हैं, रूटीन के, वो यहाँ पे लिखेंगे, या ग्रोसरी के एक्सपेंसेस, या अपने कपड़ा जूता, तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। वो हम लिख देते हैं जी 423,000। अब टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 990। इसको हम जरा राउंड कर देते हैं, इसको हम 433 कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आए। 1 मिलियन के एक्सपेंसेस है। अब 1 मिलियन आपने खर्च कर दिया, 18 लाख आपके पास अवेलेबल था, लेकिन 8 लाख रुपया बच गया। 8 लाख रुपया बच गया। अब इसको क्या करें? 8 लाख रुपया या तो उससे आपने कुछ खरीदा होगा, या वो आपकी सेविंग में पड़ा होगा। ऐसे ही हो सकता है ना, कोई आपने बाइक खरीद ली, आपने कोई गोल्ड खरीद लिया, कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट कर दी छोटी मोटी, वो आपने लिखना है यहाँ पे। अगर कोई आपने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स इस तरीके से। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का जो है वो उसके हवाले से तमाम डिटेल्स मेंशन करेंगे, इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस कैपिटल आप यहाँ पे लिखेंगे। इक्विपमेंट है, कोई आपके पास पेट है, वो लिखेंगे। और अगर आपने कोई नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी बिजनेस नहीं आपने किया, जैसे आप पार्ट टाइम कोई ना कोई काम करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, काम नहीं करते, कोई बॉन्ड्स आपने लिए हुए हैं, कोई सर्टिफिकेट हैं, कोई शेयर्स हैं, कोई डिबेंचर्स हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस तरह की कोई भी चीज, या फिर आपका बैंक अकाउंट है, वो आपने इस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, उसकी डिटेल्स देनी है और उसकी अमाउंट लिख देनी। अब ये मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बैलेंस आ रहा था, अगर इस दफा इससे कुछ चेंज आया है, यानी ये बढ़ गया है, ये कम हो गया, तो आपने रिपोर्ट करना है। लेट सपोज मैं कहता हूँ इस दफा ये 6.7 मिलियन हो चुका है, मैं रिपोर्ट कर दूंगा, कैलकुलेट किया मैंने। आपने किसी को कोई लोन दिया है, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई गाड़ी बाइक वगैरह ली है, वो यहाँ पे आपने करना है। और गोल्ड है आपके पास, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर लिखनी है। प्रॉपर्टी की, गोल्ड की, किसी भी चीज की आपने वैल्यू जरूर लिखनी है, जीरो कभी भी मेंशन नहीं करना। ये आपका घरेलू साजो सामान है, फर्नीचर, फिक्चर, फिटिंग्स वगैरह। मैं कहता हूँ मैंने कुछ नई चीजें खरीदी हैं, उसकी वजह से इसका बैलेंस भी बढ़ चुका है। आगे आपके पास पर्सनल आइटम है और कैश का बैलेंस है। देन हमारे पास ये मजीद कुछ डिटेल्स हैं। आप वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से जो मेरी वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, अगर आप इन चीजों को डिटेल में देखना चाहते हैं। वैसे आपने, मेरा ख्याल है जितना देखा है उतना काफी है आपके लिए। एनी अदर एसेट में आपके पास कोई और एसेट है जो ऊपर लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी डिटेल्स दें और उसकी वैल्यू लिख दें। अगर आपके बच्चों या वाइफ वगैरह के नाम पे कोई एसेट है लेकिन वो फाइलर नहीं है, वो आपने मेंशन करना है। पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट्स हैं,
किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट है किसी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, किसी भी कंपनी वगैरह में, वो आपने मेंशन करना है। फिर आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। कोई लाइबिलिटी है तो वो माइनस कर देनी है आपके पास। टोटल लाइबिलिटीज जब माइनस होंगी एसेट्स में से, तो नेट एसेट्स का बैलेंस आ जाएगा, नेट एसेट्स करंट ईयर। अब चल के देखते हैं रिकॉन्सिलिएशन पे। रिकॉन्सिलिएशन पे हम पहुंचे, हमने 50,000 ओवर स्टेट कर दिया है। हम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, यानी हमने कोई ना कोई चीज ज्यादा लिख दी है। 18 लाख रुपए क्रॉस हो गए। अब हमने जो टोटल इसके अंदर मेंशन कर दिया वो 1850 है। हमने शायद यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिख दिया है। ये वर्किंग आप पहले अगर अपने पास बना के रखें तो बहुत बेहतर होता है। अभी इंशाल्लाह ये रिकंसाइल हो जाएगी। एक बड़ी जबरदस्त वीडियो है, हमारे चैनल पे ही मौजूद है, रियल साइंस बिहाइंड प्रिपेयरिंग वेल्थ स्टेटमेंट, वो जरूर देखिएगा। और कोई वीडियो देखे ना देखें, वो जरूर देखें। आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से, क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे जो इक्वेशन काम करती है, सिस्टम किस तरीके से कैलकुलेशंस करता है, वो आप जरूर देखें। अब यहां तक जब काम हो गया, आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। इसको सेव कीजिए और सेव करके सबमिट करने की तैयारी करें, बस। और इसमें कोई करने का काम नहीं है। आपके टैक्सेस एडजस्ट हो गए, आपने इनकम्स रिपोर्ट कर दी, एसेट्स लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस वो आपने रिपोर्ट कर दिए, तो फिर आपने सिंपली इसको सबमिट करना है। लेकिन सबमिशन से पहले पहले इसको एक दफा सेव करके और इसका प्रिंट ले लें, देख लें एक दफा तवज्जो से, तमाम चीजों को हाईलाइट कर करके देख लें कि मैंने सही रिपोर्ट की है। अगर सही है, आए सिस्टम पे सबमिट कर दें। अगर कोई गलती है उसको चेंज करें, उसको एडिट करें और फिर सबमिट करें। थोड़ा सा टाइम लें, जल्दी ना करें, क्योंकि अभी टाइम है। और फिर भी कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछें।